बिहार चुनाव के माहौल में राजनीति एक बार फिर से गरमाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नाम एक नियुक्तियां अनेक, नियुक्तियों का काम भी जुगाड़ आयोग करने लगा है। क्या अखिलेश यादव का ये तंज राज्य में चल रही सरकारी नियुक्तियों और चयन प्रक्रिया को लेकर है। उनका आरोप है कि नौजवानों और योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और साथ ही निष्पक्ष होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दबाव या फिर जुगाड़ के आधार पर। बिहार चुनाव के बीच ये बयान सरकार के लिए एक चुनौती भी बन गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयान आगामी चुनाव में नौजवान मतदाताओं को लुभाने की कोशिश को लेकर की जा रही है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई है। आज यहां पर परचम पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन दल की साझा सभा आयोजित की गई और इस सभा में दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे और उन्होंने सीधे तौर पर जनता को संबोधित किया है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि उनका मकसद समाज के कई वर्गों के बीच भाईचारे और एकता कायम करना है। उन्होंने मुस्लिम और दलित समुदाय के बीच मेलजोल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अतीत में हुई गलतियों को सुधारने और समाज में भाईचारा बनाए रखना हर नेता की जिम्मेदारी है। डीपी यादव ने परचम पार्टी ऑफ इंडिया पर भी कटाक्ष किया और सवाल उठाए कि जनता को जब तक उनके कामकाज से क्या लाभ हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संभल में हाल ही में हुए विवाद और मंदिर मस्जिद के मुद्दे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सभी से अपील की गई है कि आपस में मिलकर रहें और भाईचारे को मजबूत बताएं। वहीं परचम पार्टी के अध्यक्ष नाजिम इलाही ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी सभी चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए का काम केवल एक परिवार को बढ़ावा देना है और उन्हें जनता की असली समस्याओं का एहसास नहीं है। देखिए, परचम पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय परिवर्तन दल का जो मिलन हुआ है, उसकी सबसे जो मेन चीज़ है वो प्रदेश की मौजूदा हालात और प्रदेश में हो रही राजनीति को लेकर के है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हुए हमारी गंगा जमुनी तहजीब को रौंदा जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करके वो क्या कहते हैं पूरे देश में एक तरीके का पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ वो पार्टी है जो अपने आप को समाजवादी कहती है, लेकिन जब भी कभी ऐसा मसला आता है, भाईचारे की बात आती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है, तो उनका भाईचारा सिर्फ और सिर्फ समाजवाद जो है वो परिवारवाद पे आकर के खत्म हो जाता है। तो इन दो दलों के बीच में, इन दो तरीके की राजनीति के बीच में राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी ऑफ इंडिया एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो इन दोनों से हट करके वाकईतन जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राजनीति है उसको बढ़ाने के लिए हम उत्तर प्रदेश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। का गठबंधन है और राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी इनकी आपस में एक विचारधारा में लेकर के पूरे प्रदेश में यानी पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक नया अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तौर पे थोड़ा अनदेखा किया जाता है। यहाँ नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, गांव देहात के गरीब गुरबों की किसान मजदूर की व्यवस्था ठीक नहीं है। उस लिहाज को लेकर के ये पहला प्रोग्राम है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी दोनों ने मिलकर के प्रोग्राम इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को शक्ल देने का प्रयास इन दलों द्वारा, इन पार्टियों द्वारा रहेगा। और खबर बिजनौर से है, जहां पर गंगा नदी में पानी की तेज धारा ने रावली बैराज के बांध को क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बांध को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए अलर्ट किया है।
और जरूरी उपायों और साथ ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की तैयारी में जुटी हुई है। और जिन क्षेत्रों में कटान और पानी का खतरा अधिक है वहां प्रशासन ने सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी है और बचाव दलों को भी तैनात किया गया है। तो वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा के इस हिस्से में कटान जारी रहने से स्थानीय लोगों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हर कदम पर आपदा प्रबंधक टीम भी तैयार है। और इसी बीच नागरिकों से अपील की गई है कि नदी के पास न जाएं और प्रशासन से निर्देश का पालन करने के लिए भी कहा गया है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और सड़कों पर पूरी तरह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है। नगर निगम ने पंप से राहत के काम भी चालू कर दिए हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब सड़कों तक पानी आ गया है और शहर के कई हिस्सों में आवागमन प्रभावित हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर निगम ने राहत के लिए पंप लगाए हैं ताकि जल निकासी में मदद मिल सके। तो वहीं प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि सावधानी बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और इस समय आगरा के यमुना किनारे की स्थिति लगातार निगरानी में है और हर कदम पर बचाव कार्य लगातार जारी है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर बड़ी बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य किसानों की बैठक लेने विकास भवन पहुंची, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बैठक में मौजूद नहीं हुए। नाराज मंत्री ने बैठक स्थगित कर दिया है और कहा कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री से अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करेंगी। बैठक स्थगित होने के बाद से किसानों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। किसानों ने अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो 2027 में जवाब देंगे। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि कोई अधिकारी किसानों की बात सुनना नहीं चाहता है। वहीं किसान नेता ने कहा है कि अगर आगरा प्रशासन एक होकर किसानों से छल कर रही है तो ये मामला किसानों की बढ़ती नाराजगी और प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। एक हफ्ते से पहले जिला प्रशासन के पास में नोटिस प्राप्त है। कल भी उसमें चेंजिंग किया गया तो वो रात को ही इनको प्राप्त करा देगा। बातचीत भी हो रही है, परंतु जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों को और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को यानी मुख्यमंत्री को भी जिला प्रशासन हल्के में ले रहा है। क्यों ले रहा है? कहीं न कहीं मामला काला है। आईएएस अधिकारी सब एकजुट हो चुके हैं। वो यूपी सरकार को यूपी सरकार नहीं मानते हैं और आगरा का जो जिला प्रशासन है, चाहे वो किसान संबंधित विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वो आगरा के जनप्रतिनिधियों कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये अपना उल्टा सीधा गेम करने में लगे हुए हैं। एक हफ्ते से हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने नोटबंदी के दौरान बंद हुए 1000 और 500 रुपए के नोटों का भारी जखीरा बरामद किया है। और इस कार्रवाई में करीब कई लाख रुपए पुरानी करेंसी के साथ साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा, 6 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी टेलीग्राम ऐप के माध्यम से आपस में संपर्क करते थे और लोगों को पुरानी करेंसी के बदले नई करेंसी देने का लालच देते थे। हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर हिस्ट्री सीटर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है तो वहीं बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी के बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुठभेड़ में सुरक्षा बल सक्रिय रूप से जारी है तो वहीं लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन जारी है। जंगल में सदर बाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों से मुठभेड़ की है और जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस दौरान पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। आरोपी के बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे भी पूछताछ लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई की है और इस अभियान में
स्मैक भी बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई में अभिनव, हिमांशु और नितिन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है, जो तस्करी में इस्तेमाल की जा रही थी। एसपी ने बताया है कि इस पर बड़ी कार्रवाई की गई, तो वहीं एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि तस्करी और मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने इस खुलासे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर रेंज महोदय के निर्देशन में नशे के सौदागरों के खिलाफ जनपद मुजफ्फरनगर में एक बृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पूर्व में भी जो स्मैक या गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त हैं उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में आज थाना नई मंडी पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस को कुल 41.480 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 8 से 9 लाख रुपए के बीच की है। और जो इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये 1 लाख रुपए की इनकी डील तय हुई थी, जिसके आधार पर ये पुलिस की सटीक मुखबिरी के आधार पर टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इनको जो माल बरामद किया गया है, इसके साथ ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और जो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज हैं, उनके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है। और जो इनके मोबाइल्स का जो डेटा है, उसके आधार पर भी पुलिस आगे और पीछे की कड़ियाँ जोड़ेगी और जो भी लोग इस व्यापार में सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ भी अलग से कार्रवाई करेगी। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर रेंज महोदय। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने पूर्व अध्यक्ष बाबूराम के आवास पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बाबा बागेश्वर के बयान पर स्पष्ट किया कि वो ना तो संज्ञान लेते हैं और ना ही बयानबाजी में शामिल होंगे। जयंत चौधरी ने पंजाब और यूपी में बाढ़ की स्थिति पर भी जोर दिया और कहा कि राहत कार्यों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजियों को। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वोट चोरी जैसे मुद्दे हवा देने वाला है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ही जो लोग हार मान चुके हैं, उन्हें अब वोट चोरी की बात नहीं करनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित राज्यों में सरकार की मदद और राहत कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुजफ्फरनगर के स्वर्गीय बाबूराम के आवास पर हुई इस मुलाकात में जयंत चौधरी ने किसानों और बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्यों पर भी अपनी प्राथमिकता दोहराई है। एक परिवार, पुराना परिवार जो पार्टी के लिए समर्पित रहा है। बाबूराम राठी जी हमारे दल के अध्यक्ष रहे, विभिन्न पद को, कार्यभार को उन्होंने संभाला। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया था। उनके बाद, उनके निधन के बाद उनके सुपुत्र हर्ष राठी बहुत सक्रिय भूमिका में रहे। युवाओं के हित के लिए उन्होंने काम किया, प्रयास किए, पार्टी संगठन में जिम्मेदार पद पर रहे, यहाँ जिलाध्यक्ष रहे यूथ। और खूब मेरा उनके एक घनिष्ठ संबंध रहे। मैं उन पर निर्भर भी था, विश्वास भी करता था। आकस्मिक उनका निधन हो गया, तो उस संवेदना में मैं आया हूँ, परिवार से मिला। बाबा बागेश्वर के द्वारा बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि अगर वे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करें। मैं बागेश्वर जी के उस पर ना मैं बयान का संज्ञान लेता हूँ, ना कोई जवाब। मोदी जी, बाढ़ पीड़ितों के लिए आपने सभी विधायक हैं, बहुत छोटा सा प्रयास है जी, और एक सांकेतिक प्रयास है। और गांव-गांव में लोग जो है, जो अपने स्तर पे जिसमें जो सामर्थ्य है, उस हिसाब से योगदान भी दे रहे हैं। अगर एक बहुत ही खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे एक राजमिस्त्री और 2 लेबर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना फायर स्टेशन के पास की बताई जा रही है, जहां पर योगेश यादव के मकान की 3री मंजिला पर काम चल रहा था और जानकारी के अनुसार मकान का छज्जा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके नीचे खड़े राज मिस्त्री और साथ ही वहां पर लेबर भी थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों गंभीर रूप से घायल होने के बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं डॉक्टरों ने राजमिस्त्री गुड्डू और लेबर रानू को मृत घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अस्पताल, लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 7/9/2025 को ग्राम गोविंदपुर वनौली थाना लालगंज में सायं 5 बजे एक निर्माणाधीन मकान की 3री मंजिल के छज्जे के टूटकर लटक जाने से एक राजमिस्त्री रमेश और गुड्डू एवं 2 मजदूर रामू तथा रज्जावली गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके उपरांत तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु CHC लालगंज भिजवाया गया, जहां पर रमेश को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। दूसरे घायल मजदूर रामू और रज्जावली को उपचार हेतु जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया था।
परंतु रामू की रास्ते में तथा रजावली की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।